जय हिंद। स्वागत है आपका द इंडियन इन्फॉर्मर में और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, 15 जून 2020 को चीन ने जो देश के साथ हमारे धोखेबाजी की थी, हमारे जवानों के ऊपर धोखेबाजी से हमला किया था, उसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश चरम पर है। हर एक नागरिक ने चीन को और चीनी सामानों को बॉयकॉट करने की मुहिम चलाई है। इसी बीच भारत सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए चीन के 59 ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी बीच रेलवे ने भी चीनी कंपनियों को दिए हुए अपने टेंडरों को रद्द कर दिया है और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने भी अपने जो हाईवे प्रोजेक्ट्स थे उसमें चीनी कंपनियों के टेंडर्स को रद्द करते हुए ये भी घोषणा की है कि अब आगे से चीनी कंपनियां हमारे देश में इस चीज़ में शामिल नहीं हो सकती है। इसी बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी लद्दाख का दौरा करने के लिए जाएंगे और वहां के हालातों का जायजा लेंगे। उनके साथ सेना प्रमुख MM नरवणे 2 हफ्तों में दूसरी बार लद्दाख का दौरा करेंगे। CDS विपिन रावत भी उनके साथ शामिल होंगे और यह भी माना जा रहा है कि जो घायल सैनिक थे गलवान घाटी में, जो लड़ते हुए घायल हो गए थे, हो सकता है रक्षा मंत्री उनसे भी मुलाकात करें। आप ये रिपोर्ट देखिए। 15 जून को चीन के द्वारा धोखे से हमला करके हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया गया था, जिसके बाद पूरे देश में चीन के खिलाफ आक्रोश चरम पर है। लोगों ने मुहिम चलाकर चीन और चीन के सामानों के बहिष्कार करने की हर किसी से मांग की है और लोग चीनी सामानों का बहिष्कार कर भी रहे हैं। चीन के खिलाफ आम आदमी हो या बड़े से बड़ा इंसान, हर कोई अपना विरोध दर्ज करा रहा है। इसी बीच भारत सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर चीन को परास्त करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें से टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउज़र जैसे ऐप्स शामिल हैं। हालांकि टिकटॉक ने सफाई पेश करते हुए डाटा सुरक्षित होने का भी दावा किया, भारत सरकार के सामने इस चीज़ को पेश किया। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए चीन के द्वारा हाईवे में चीनी कंपनी के जो टेंडर्स थे उनको रद्द कर दिया गया है और मंत्रालय ने ये भी कहा है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि आगे कोई भी चीनी कंपनी ऐसे हाईवे प्रोजेक्ट में शामिल ना होने पाए। रेलवे ने भी पहले अहम कदम उठाते हुए चीन के कई टेंडर्स को, चीनी कंपनियों के कई टेंडर्स को रद्द कर दिया था। भारतीय रेलवे में सबसे अहम मुद्दा जो इस वक्त है वो था रैपिड मेट्रो का, जिसका टेंडर भी चीनी कंपनी को दिया गया था, उसको भी भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। रक्षा मामलों से जुड़े भी एक अहम खबर आई, जिसमें कई रक्षा सौदों से जुड़ी सकारात्मक खबरें हमारे देश को मिली, जिसमें रफाल एक अहम मुद्दा था। 26 जुलाई को 6 रफाल की पहली खेप फ्रांस भारत को सौंप देगा और हालात का जायज़ा लेने के लिए यह भी खबर आई कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS विपिन रावत और सेना प्रमुख MM नरवणे के साथ लद्दाख के दौरे पर जाएंगे। बताया यह भी जा रहा है कि वो सीमावर्ती इलाकों का जायजा लेने के साथ ही गलवान में हुए हिंसक झड़प में घायल हुए सैनिकों से भी मुलाकात करेंगे। अब जो भ्रम फैलाया गया था लोगों के मन में कि युद्ध सिर्फ बुलेट से, तोपों से, लड़ाकू विमानों से लड़ा जाता है, इस चीज़ को भारतीयों ने नकारते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि सेना वहाँ बुलेट से लड़ेगी और भारतीय यहाँ वॉलेट से लड़ेंगे। संदेश हर किसी का साफ है कि अब चीनी बस करो और चीनी बंद करो। हाल ही में हुए भारत चीन विवाद में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उसी पर हमारे साथ इसमें सामरिक मामलों के जानकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन साहब मौजूद हैं। देश की सबसे बड़ी और सबसे ऑथेंटिक आवाज़ सैयद अता हसनैन सर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, हर कोई इन्हें जानता है। इनकी चर्चा विश्व विख्यात है। श्रीलंका में ऑपरेशन पवन हो, उसमें शामिल होना हो, या फिर जम्मू कश्मीर में 12वीं और 19वीं इन्फेंट्री बटालियन डिवीज़न के कोर कमांडर रह चुके हैं सर। ये 15 कोर के पूर्व कोर कमांडर भी रह चुके हैं और कई बार इनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। जम्मू कश्मीर में सामरिक मामलों की
महत्वों के ठिकानों के और आर्मी पोजीशंस की जानकारी रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सर आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। सर शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। सर, मैं अपना सबसे पहले सवाल से शुरू करता हूं कि गलवान में जो 15 जून को हुआ, जो चीज़ें हुई, जो धोखा चीन ने हमें दिया, उसके बाद कई चीज़ें हमें देखने को सामने आई। भारत ने जो सैनिकों का इजाफा किया, वहाँ जो हमारे मॉडिफाइड और आधुनिक जो सबसे टैंक्स और आर्टिलरीज गन्स थी वहाँ पे तैनात की गई। एयरफोर्स ने अपने सबसे आधुनिक जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को वहाँ तैनात किया। इसी बीच नेवी भी अलर्ट पर थी। भारतीय सेनाध्यक्ष MM नरवणे जी ने भी वहाँ का दौरा किया। एयरफोर्स के सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख RS भदौरिया ने भी वहाँ का दौरा किया है। और अभी ये खबर आई है कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस चीज़ का दौरा करने जा रहे हैं, उनके हालातों का जायजा लेने जा रहे हैं। तो अब सीमा के हालात क्या होंगे सर? देखिए, जब 15 जून 16 जून की शाम को जब ये वाकया हुआ था गलवान में, तो 9 दिन पहले उसके 6 जून को एक मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ था, मिलिट्री लेवल एग्रीमेंट हुआ था। कोर कमांडर साहब लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह, जो C-14 कोर, और जो उनके काउंटर पार्ट हैं चीन के PLA के। मगर हमें मालूम है, अपने तजुर्बे से मालूम है कि चीन जब भी कोई एग्रीमेंट करता है इस तरीके के, तो उनके ऊपर अमल नहीं करता, बड़े धीरे से वो अमल करता है। तो काफी वक्त लगता है उनके साथ ये वार्तालाप करने का, नेगोशिएशन करने का। हम जो थे वेरिफिकेशन में लगे थे कि जल्द से जल्द जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें पीछे हट जाए दोनों फौजें, ताकि एक शांति का माहौल वहां पर बन जाए और दोनों के बीच के जो पेट्रोल्स हैं उनके बीच में क्लैशेस होने का अंदेशा कम हो जाए। मगर चीन ये नहीं करना चाह रहा था और हम वेरिफिकेशन में अपने कमांडिंग ऑफिसर जवानों को भेजते थे चेक करने के लिए, और उसके वजह से कुछ ये वाकये हुए। अब जब ये हो ही गया तो कहते हैं कि 45 साल के बाद पहली दफे खून खराबा हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। इससे पहले पथराव हुआ था और कुछ चीजें हुई थी, मगर कभी भी गोली नहीं चली थी और कोई खून खराबा नहीं हुआ था। अब जो है, क्योंकि ये ऐसा खून खराबा हुआ, तो सबसे पहले जो है वो ट्रस्ट, जो विश्वास है एक दूसरे में, जिसकी वजह से दोनों फौजें जो थी तैनात थी और तब भी कुछ हद तक अब एक दूसरे के अंदर विश्वास रखती थी, वो विश्वास बिल्कुल ही टूट गया। और जब वो विश्वास टूट जाता है दो फौजों के बीच में और तनाव बन जाता है बॉर्डर के ऊपर, तो फिर आप पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी पोजीशन जो है उसको ऐसे ताकतवर बनाए कि दुश्मन आपको कहीं से भी आपका फायदा ना उठा सके। इसकी वजह से हमने कुछ हद तक पार्शियल मोबिलाइजेशन किया, आधुनिक हथियार अपने भेजे, एडिशनल ट्रूप्स लगाए वहां पर, और मुआयना कर रहे हैं। पहले आर्मी चीफ ने भी किया, एयर चीफ ने भी किया, अब हमारे रक्षा मंत्री साहब जा रहे हैं वहां पर। ये सब जरूरी है, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए अपने ट्रूप्स के लिए, दूसरा दुश्मन को दिखाने के लिए भी कि हम तैयार हैं, हम तैयारियां कर रहे हैं पूरी, और हम ये स्थिति को समझ, बड़ी गंभीर स्थिति है और इसलिए एक मैसेज देना चाह रहे हैं हम चीन को कि उन पर निर्भर है। हम तो चाह रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, और उन पर निर्भर है कि वो किस हद तक जाएंगे पीछे हटने के लिए, एक तनाव कम करने के लिए वहां पर, और एक शांति का माहौल बनाने के लिए। अभी तक तो आसार ऐसे कुछ नहीं लग रहे हैं। हालांकि 6 जून के बाद अब 2 दफे और हमारे कोर कमांडर टीम के साथ जो है वो मिले हैं अपने काउंटर पार्ट के साथ। दोनों दफे उनका कुछ न कुछ वहां फैसला हुआ है, मगर अभी भी ये अनक्लियर है कि वो फैसले के ऊपर चीन अमल करेगा कि नहीं। जी बिल्कुल सर, हाल ही में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं इसको लेकर। चीन पर जो हमारी निर्भरता थी उसको कम करने की कोशिश की गई। 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया और ये भी कहा गया कि और अगर ऐसी ऐप्स हमने देखी जहां पर भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उस पर भी बैन लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कल एक चीनी ऐप पे जो उनकी आईडी थी उसको उन्होंने डीएक्टिवेट किया। रेलवे मिनिस्ट्री उसने
जो चीन के जो कंपनियां थी उनको जो टेंडर दी थी उसको रद्द कर दिया गया, और वो टेंडर भी रैपिड मेट्रो का था, जो कि रेलवे के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने भी अपने टेंडर्स रद्द कर दिए, और जो नागरिक है देश के वो भी अपने हद तक पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे भी जो चीनी सामान है उसका बहिष्कार किया जाए और चीन पर जो हमारी निर्भरता है उसको कम किया जाए। कई जो लोग हैं, कई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन्होंने जो एप्स बैन हुई उनके रिप्लेस में एप्स को डेवलप किया, जिससे लोगों की परेशानियां को कम किया जा सके। और जो उन एप्स पे निर्भरता थी, वो लोग जो सोच रहे थे उसकी जगह पे, जैसे एक मैं उदाहरण दूं तो टिकटॉक की जगह पे चिंगारी ऐप को लॉन्च किया गया, रोपोजो ऐप को लॉन्च किया गया। रोपोजो पहले से ही था, चिंगारी ऐप नया आया, लेकिन एक दिन में ही देखे तो लाखों में इसके डाउनलोड्स हुए। लोगों ने उसके ऊपर अब भरोसा जताना शुरू किया है और भारत के जो सामान है उनको लेना शुरू किया है, भारत के ऐप्स को डाउनलोड करना शुरू किया है। एक एग्जांपल मुझे याद आता है, आपने भी ट्वीट किया था कि कुछ जो मोबाइल था वो चाइनीज था, उसको आपने मंगाया था, फिर उसको कैंसिल करके फिर दूसरे जगह से उसको दूसरा सामान आपने मंगाया, उसकी जगह पे दूसरे कंपनी का मोबाइल मंगाया। तो सर, आपके हिसाब से ये कितनी बड़ी चोट हो सकती है चीन के ऊपर, और उसका जो गुरूर है उसको तोड़ने में ये कितना अहम रोल निभा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। और मैं शुरुआत करूंगा इसका जवाब देने में ये कहकर कि देखिए, ये इस तरह के वातावरण में इस तरह का माहौल जब बना रहता है तो आमतौर पर पब्लिक समझती है कि सिर्फ एक तरीका है लड़ाई करने का, और वो है हथियारों के जरिए। मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर या बॉर्डर के ऊपर दोनों फौजों आमने सामने लड़ाई करें या एयरफोर्स लड़ाई करें एक दूसरे के साथ। ये जरूरी नहीं है। लड़ाई का एक स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सी कार्रवाइयां होती हैं ऐसी। उनमें से ये कार्रवाई जो भारत सरकार ने अपनाई है, एक कार्रवाई ये भी होती है इकोनॉमिक वॉरफेयर। अब इकोनॉमिक वॉरफेयर पे बेशक इसके ऊपर बहुत स्टडी हो रही है, अभी भी स्टडी हो रही है, और ये देखा जा रहा है कि क्या हम जो कार्रवाई करेंगे उससे क्या हम पर कोई हानि तो नहीं होगी, हम ही को लाभ होगा, चीन के ऊपर हानि होगी, चीन को कोई लाभ तो नहीं होगा। ये सब स्टडी चल रही है और इसके ऊपर कोई अभी भी क्लियर सिचुएशन पोजीशन अभी भी सामने नहीं आई है। मगर जरूरी था कि सरकार साथ ही साथ सिंबॉलिक तरीके से शुरुआत करे और चीन को दिखाने के लिए कि वो इस तरह से भारत के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकता है। और बुलिंग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ये बुलिंग नहीं कर सकता है क्योंकि भारत के पास भी बहुत जवाब है इसके। ये भी दुनिया को बताना है कि देखिए, अगर भारत चीन का इस तरह से जवाब दे सकता है तो दुनिया के कई देश जिनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो भी चीन को इस तरह से जवाब दे सकते हैं। और अगर बहुत से देश 30, 40, 50 देश ऐसे मिलकर इस तरह से चाइनीज इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बाधा डालने की कोशिश करें तो चीन के ऊपर तो असर पड़ेगा, बहुत हद तक असर पड़ेगा। चीन ने एवरेजली 10% जीडीपी ग्रोथ जो है वो कायम की है बहुत सालों से, और अब गिरकर तकरीबन 6% हो गई थी, अब इसके पैंडेमिक की वजह से और गिर रही है। चीन इसके लिए बड़ा सेंसिटिव रहता है कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर कोई बाधा ना पड़े, और भारत का ये कार्रवाई करने से एक मैसेज गया है चीन कि इससे आगे हम और भी बहुत चीजें कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ना कि सिर्फ सड़क के टेंडर या रेलवे के टेंडर्स या बाकी बिजनेस के टेंडर्स जो है उनको हम रद्द कर दें, मगर जैसे ये किया है आपने एप्स को बैन करने का, ये तो खास तौर पे बहुत ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि चीन की एक स्ट्रेटेजी है साइबर वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी। जी बिल्कुल, जिससे कि वो स्नूपिंग करता है, खबर पाने की कोशिश करता है, और आपके ऊपर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, आपके मानसिक तौर पे आपके मन के ऊपर, पब्लिक के मन के ऊपर एक खेल खेलता है। इन एप्स के जरिए वो पॉसिबिलिटी, चांस जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए भारत इसके बारे में पूरा जानता है। भारत खुद ही एक आईटी सुपर पावर है और समझता है कि भारत खुद भी, अगर ये एप्स चीन से नहीं है डेवलप हो रहे हैं तो भारत के अंदर तो कुछ दिन के अंदर डेवलप हो जाएंगे। जैसे आपने कहा चिंगारी डेवलप ही हो गई, ऑलरेडी डाउनलोड शुरू हो गए। तो मैं समझता हूं कि ये शुरुआत है, एक सिंबॉलिक शुरुआत है। इस तरह के माहौल में चीन हमको स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग कर रहा है, हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बड़ा देश है, वो नंबर 1 देश है एशिया का,
साथ में भारत को भी ये स्ट्रेटेजिक मैसेज करना जरूरी है। और मैं समझता हूं कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है, ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग करने का की शुरुआत है। जी बिल्कुल सर। अभी कुछ दिनों से हम देखें तो अमेरिका का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है। विदेश मंत्री अमेरिकी माइक पॉम्पियो ने लगभग ध्यान से देखें तो भारत के हर कदम की सराहना की है, वो चाइनीज ऐप्स को बैन करना हो या कोई भी चीज़ हो। हम वहाँ पर ही देखें तो अभी कुछ दिन पहले ही जो हमारे शहीद थी उनके परिवारों के साथ उन्होंने संवेदना व्यक्त की थी। कल उन्होंने जो भारत ने चाइनीज ऐप्स को बैन किया है उसको लेकर उन्होंने इसकी सराहना की है और इसको सही कदम बताया है। अमेरिका ने अपने तरफ से भी जो प्रतिबंध लगाने थे, वीज़ा पर रोक, कई ऑफिसर्स के वीज़ा पर रोक जो चाइनीज ऑफिसर्स थे, उस पर भी अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। ध्यान से देखें तो दुनिया की लगभग सारे देश जो है, सारे बड़े देश जो हैं, वो इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं। और चीन के साथ एक या दो देश, जिसमें अगर पाकिस्तान को हम कह सकते हैं कि वो शायद खड़ा है, नेपाल उसका स्टैंड अभी कुछ कह नहीं सकते, वो भी थोड़ा डगमगा रहा है इधर उधर। तो आप क्या मानते हैं कि ये कितना सकारात्मक हो सकता है हमारे लिए? देखिए, ये अभी भी स्थिति जो है, मैं समझता हूं पोस्ट पैंडेमिक, पोस्ट कोविड-19 की स्थिति बन रही है। अभी भी हम पोस्ट कोविड-19 पीरियड में नहीं आए, हम अभी भी कोविड-19 के पैंडेमिक के बीच में हैं। चीन ने तरीका अपनाया है जिससे कि उन्होंने पहले से शुरुआत कर दी अपना नैरेटिव दुनिया के ऊपर हावी करने की, ताकि वो जैसे ही पोस्ट कोविड-19 की सिचुएशन सामने आने लगे तो वो समझता है कि शायद अमेरिका जो है काफी हद तक कमजोर हो चुका होगा, वेस्टर्न यूरोप जो है वो कमजोर हो चुका होगा, और जो दुनिया की जो फोकस है, तवज्जो जो है, वो ज्यादा एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक रीजन में आने लगेगी। और इसमें जापान को कमजोर करना, वियतनाम को कमजोर करना और खासतौर पे भारत को कमजोर करना, ये चाइना की तजवीज के अंदर, स्ट्रेटेजी के अंदर ये तीन देश खासतौर पे आते हैं। अब जो उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी सब कार्रवाई करने की, आपने देखा कि हांगकांग में कुछ कर रहे हैं, ताइवान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इंडोनेशिया पर प्रेशर डाल रहे हैं, मलेशिया के कुछ आइलैंड्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, साउथ चाइना सी के अंदर भी वो एग्रेसिव एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी। तो हावी होने का ये चीन की आदत है, और वो समझती है कि चीन समझता है कि वो अकेलेपन में जो भी वो हासिल करना चाह रहे हैं वो अकेले हासिल कर सकते हैं। मगर साथ में उनको ये याद रखना पड़ेगा कि जब तक वो दुनिया के साथ उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो ज्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ है, वो एक्सपोर्ट्स की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, क्योंकि उन्होंने सप्लाई चेन बनाई हुई है पूरी, उसकी वजह से ये ग्रोथ जबरदस्त हुई है। अगर ये देश पीछे हटकर अमेरिका के साथ, भारत के साथ, वेस्टर्न यूरोप के साथ सब मिल जाए तो चीन का हाल काफी बुरा हो सकता है। मगर चीन मेरे ख्याल में अभी तक इस सोच विचार में है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि आर्थिक तौर पे, इकोनॉमिकली जो है, चीन जो समझता है कि दुनिया जो है उसी के ऊपर अभी भी जो है काफी हद तक डिपेंडेंट रहेगी। तो ये स्थिति इस वक्त ऐसी है जिसमें कोई कह नहीं सकता कि कौन से देश किसके साथ है, क्योंकि याद रखिए एक बहुत पुरानी कहावत है कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, कोई परमानेंट मित्र नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है आपका। इसके अंदर सब इंटरेस्ट होता है मामला, जिस देश का इंटरेस्ट जिस तरफ हो रहा है वो कार्रवाई उसके मुताबिक करेगा। तो अभी तो मैं समझता हूं कि हम अभी भी सिर्फ बीचों बीच सिचुएशन में है कोविड-19 के पैंडेमिक के, अभी आगे चलकर और देखना पड़ेगा। मगर मैं इसका बेशक मैं इसका एक्नॉलेजमेंट करता हूं कि अमेरिका ने बहुत हद तक भारत को सपोर्ट दी है, और भी देश हैं जिन्होंने दी है, मगर शायद उतनी जबरदस्त तरीके से जैसे माइक पॉम्पियो ने या ट्रंप साहब ने दी है, उस तरह से वो सपोर्ट नहीं दी है अभी तक। और हमें अपना डिप्लोमेटिक जो कार्रवाई है उसको रैंप अप करना पड़ेगा, ताकि हम और जबरदस्त और ज्यादा सपोर्ट
जो है डिप्लोमेटिक सपोर्ट दुनिया से, इकोनॉमिक सपोर्ट दुनिया से अपनी तरफ करें। जी बिल्कुल, मतलब आपने अहम बात यहाँ पर ये कही कि कूटनीति की दुनिया में कोई दोस्त नहीं है और कोई दुश्मन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा अगला सवाल है कि अभी हाल ही में खबर आई थी कि पाकिस्तानी एयरबेस का इस्तेमाल चाइनीज कर रहे हैं, वहां पर उसने अपने जेट्स को तैनात किया है, लड़ाकू जो उसके हेलीकॉप्टर्स है उन चीज़ों को वहां पे तैनात किया है, और वो उस रास्ते भारत में गड़बड़ी करने की कोशिश कर सकता है। तो सर ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा भारत के लिए दोनों मोर्चों पर लड़ना? देखिए, ये पिछले तकरीबन 20 साल से भारत इस अप्रिसिएशन में लगा रहा है कि ये हालत आ सकती है कल जिसमें कि दोनों हमारे दुश्मन जो है चीन और पाकिस्तान मिलकर और कोलूसिव तरीके से डुअल फ्रंट, दो फ्रंट के ऊपर लड़ाई करने की कोशिश करें, जिससे कि हमें काफी चुनौती मिलेगी कि किस तरीके से हम अपनी फोर्सेस को डिवाइड करके और कैसे हम दोनों फ्रंट्स, लंबा बॉर्डर, नॉर्दर्न बॉर्डर, हिमालयन बॉर्डर है, पूरा वेस्टर्न बॉर्डर है आपका कश्मीर से लेकर गुजरात तक, इसको कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे। जो इस वक्त चीन कर रहा है, चीन और पाकिस्तान की कोलूसिविटी सबसे अहम तरीके से लद्दाख में बनती है, क्योंकि उनका एक कॉमन बॉर्डर भी है, नजदीकी है एक दूसरे के बीच में ज्योग्राफिकली, और एक तरफ से चीन, एक या दो तरफ से चीन, एक दो तरफ से पाकिस्तान हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हावी हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चीन जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर एक कोर्सिव तरीके इस्तेमाल कर रहा है, मतलब हर एक्शन के साथ जो स्क्रू है उसको वो टाइट कर रहा है, आधा घुमाव जो है उसको ज्यादा टाइट कर रहा है। अब आपने देखा जो खबरें आई हैं कि स्कार्दू में उनका एक टैंकर, फ्यूल टैंकर जो होता है, जो हवाई जहाजों को रिफ्यूल करता है हवा के अंदर, उनका एक फ्यूल टैंकर लैंड हुआ है वहां पर। कुछ हवाई जहाज लाहौर से लैंड हुए हैं। ये भी सुनने में आया है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 20,000 ट्रूप्स, अपने रिजर्व फॉर्मेशन के 20,000 ट्रूप्स वहां भेज दिया बड़े सालों के बाद। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में अपने रेगुलर आर्मी रिजर्व इस तरह से भेजे हैं। तो ये सब जो है, ये लड़ाई मैं नहीं कहता हूं कि इसका मतलब ये है कि कल लड़ाई छिड़ने वाली है। इसका मतलब ये है कि कोशिश की जा रही है भारत के लीडरशिप के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर, पब्लिक के ऊपर एक मानसिक दबाव डालने की, जिससे कहें कि देखिए चीन और भारत, पाकिस्तान एक साथ मिले हुए हैं, इतनी बड़ी फौज चीन की है, इतनी बड़ी फौज पाकिस्तान की है, इसके साथ मिलकर और भारत जो है, नामुमकिन है कि भारत लड़ाई कर सकता है। ये एक मैसेजिंग दी जा रही है, और ताकि हमारी फौजें कमजोर पड़े, लीडरशिप कमजोर पड़े और पब्लिक के अंदर भी खलबली मचे और ज्यादातर एक डिविसिव काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो बन जाए। तो ये इसका तो सामना आपको मानसिक तौर पे ही करना पड़ेगा। आपको हर समय पब्लिक को भी समझाना पड़ेगा, लीडरशिप तो समझती है, मिलिट्री को, अपने आर्मी नेवी को, एयरफोर्स को अपने ही रैंक्स के अंदर समझाना पड़ेगा कि हमने 20 साल की तैयारी की है इसकी, डुअल फ्रंट पर लड़ने की, हमारे पास काबिलियत है, और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ सकती जिसमें कि मिलकर पाकिस्तान और चीन जो है इस तरह से हावी हो हमारे ऊपर। अगर वो समझते हैं कि वो न्यूक्लियर पावर है, तो भारत भी न्यूक्लियर पावर है, भारत के पास भी न्यूक्लियर हथियार है। हम कभी भी अपने न्यूक्लियर हथियारों के बारे में बात नहीं करते, वो दूसरी बात है, क्योंकि दुनिया के अंदर सब कहते हैं कि भारत एक जवाबदार न्यूक्लियर पावर है, और पाकिस्तान के लिए क्या कहते हैं, हर दूसरी चीज के ऊपर वो बात करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, हम न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे। कोल्ड स्टार्ट जो था हमारा, कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटेजी के खिलाफ कहते थे कि हम जैसी भारत के कोई फौजें अंदर आएंगी, हम पहली चीज तो हम एक न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे। ये सब चीजें जो होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, एक मानसिक तौर पे आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए होती है। मैं अभी भी बिलीव करता हूँ, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि लड़ाई के आसार बहुत दूर है। आसार है इस वक्त, मगर लड़ाई की चांस बहुत दूर है अभी। और ये सब जो कार्रवाई की जा रही है, ये ज्यादातर आपको चीन के वेल नोन स्ट्रेटेजी, जिसको एक्चुअली कहते हैं 3 वॉरफेयर्स, मीडिया वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर,
इन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर के साथ मिलकर लीगल वॉरफेयर, ये चीजें मिलाकर एक चीन का एक डॉक्ट्रिन है और वो इसके जरिए ज्यादा लड़ते हैं अपने दुश्मनों के साथ। तो ये बिल्कुल सामने आ रहा है कि किस तरह से चीन जो है इस लड़ाई की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल। और आपकी मैं बातों को और ध्यान से इसको बताऊं तो जैसा कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चीन खेलता है, उसने कई वीडियोस पोस्ट की, पाकिस्तान के साथ ट्रेनिंग की, कई बर्फीले एरियाज में जो पाकिस्तान के सोल्जर्स है और चाइनीज के सोल्जर्स है वो दोनों एक साथ टहल रहे हैं, खा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये चीजें दिखाने के लिए भारत को सिर्फ डराने की कोशिश है। आप जिस चीज के लिए सोच रहे हैं कि चीन या पाकिस्तान ऐसा कर सकते हैं, भारतीय सेना 20 साल पहले से उसके लिए तैयार है। तो हमें इसके लिए अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि सर ने हमें कहा, क्योंकि सर खुद कई सालों तक हमारे देश को सेवा देकर आए हैं। तो उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से हम लोग तो नहीं है सर। मेरा खास तौर पे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में खास तौर पे जी, जो आप इलाका देख रहे हैं लद्दाख का, तकरीबन 12-13-14 हजार फीट से भी ज्यादा है, कुछ जगहों पर 16-17 हजार फीट चले जाता है। और पूरी दुनिया में अगर कोई फौज इस तरह के लड़ाई में माहिरता जिसने पाई है वो है भारत की फौज। बिल्कुल सर, वही चीज हमारे जो पिछले गेस्ट थे उन्होंने भी यही कहा था कि कॉम्बैट वॉरफेयर में हमारे सेना का मुकाबला किसी के पास नहीं है, वो बर्फीले चट्टानों पर हो या फिर रेगिस्तानों में। भारतीय सेना ने हर जगह पर अपने युद्ध कौशल को प्रमाणित किया है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि जो अभी ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था, उसको लेकर बहुत हंगामा हुआ एक तरीके से कहा जाए तो। कई जो आर्मी वेटरन्स हैं उन लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए। उन लोगों ने, कई आर्मी वेटरन्स ने ये तक लिख दिया कि हम आत्मनिर्भर बनने चले थे, हमने आत्मसमर्पण कर दिया। और मैं ध्यान से आपको ट्वीट्स बताऊं तो जो विदेश के कुछ लोग थे उन्होंने पहले भारत का समर्थन किया था, लेकिन जब इस वक्त ये वक्तव्य सामने आया उसके बाद उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि अगर भारतीय सेना भारत के एरिया में वो घुसे नहीं तो मतलब भारतीय सेना उनके एरिया में जाके घुस के मार के आई है। और उन्होंने भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मैं चाहूंगा सर आप इस कंफ्यूजन को एक बार दूर कर दें। देखिए, जब इस तरह की ऑल पार्टी मीटिंग का अनाउंसमेंट हुआ था और ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही थी 19 तारीख को जी, तो ये मीटिंग ट्रिगर हुई थी गलवान के इंसिडेंट से। और मैं समझता हूं, मेरे परसेप्शन में प्रधानमंत्री ने जब ये मीटिंग रखी थी तो ये एक्सप्लेन करने के लिए थी और ऑपोजिशन को बताने के लिए, सब पार्टीज को बताने के लिए कि किस तरह से ये गलवान इंसिडेंट हुआ, कैसे 20 बड़ी कीमती जानें गई। मगर एक कुछ मेरे ख्याल में गलत फहमी ये हो गई पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कि प्रधानमंत्री जो है वो पूरी स्थिति बनी हुई है लद्दाख के बॉर्डर पे, सिक्किम के बॉर्डर पे, उत्तराखंड के बॉर्डर पे, उसके बारे में कुछ डिस्कशन वार्तालाप होगा। ये मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री का ना सरकार का ये कभी भी ये मुद्दा था, उनका था सिर्फ गलवान के बारे में बात करना। तो जब स्टेटमेंट सामने आया तो मैंने तो, क्योंकि मैं तो सोच विचार कर चुका था कि भाई ये तो गलवान के बारे में हो रहा है, तो मैंने उसको देखा कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है और समझ गया मैं कि उन्होंने गलवान के बारे में कहा है कि भाई कोई यहाँ पर कोई जमीन हमसे अलग नहीं हुई है, कोई हमारे ऊपर नहीं आया है, कोई आकर किसी ने नहीं मारा है, और अभी स्थिति बिल्कुल वैसी बनी हुई है जहां पर दोनों फौजें जो है अलग अलग हैं और लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल कायम है। इसको लिया गया कि एज इफ कि ये स्थिति जो है वो हर जगह, टेमचौक में भी और पेंगोंग सो में भी और हर जगह पर इस तरह से बनी हुई है। ज्यादातर लोगों को शायद ये नहीं मालूम था कि 6 जून को जब ये मीटिंग हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह साहब की, तो उन्होंने जो विड्रॉल तो नहीं कहते हैं, उसको डीएस्केलेशन कहते हैं, डिसएंगेजमेंट कहते हैं, तो वो गलवान, हॉट स्प्रिंग और टेमचौक के बारे में बात की थी और पेंगोंगसो को थोड़ा पेंड कर दिया था कि इसके ऊपर ज्यादा बातचीत और आगे बढ़ेगी करके की जाएगी। तो मगर ये गलतफहमी हो गई कि ये पेंगोंगसो में जो कुछ हद तक इधर उधर कुछ चीन सामने आया है, कुछ इलाके के अंदर लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के पास, कि इसके बारे में भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में गलत था। और एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर इसका क्लैरिफिकेशन तो सरकार ने दे दिया था। ये तो बात तो सिर्फ प्रधानमंत्री कर रहे थे गलवान की। और गलवान को भी अगर देखें
ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, LOC के ऊपर भी कभी जब लड़ाई छिड़ती है तो 3, 4, 8, 10, 12 घंटे तक इर्द गिर्द कोई आएगा कोई जाएगा, कोई दिखता नहीं कि जमीन के ऊपर लकीर है कि नहीं, कोई लकीर तो है नहीं वहां पर। तो हमारी फौज उधर जाएगी, उनकी फौज इधर आएगी, एक दूसरे के साथ भिड़ेगी, और उसके बाद जब खत्म हो जाएगा ये सब, दोनों फौजें अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगी। वही हुआ और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कायम रही। मगर क्योंकि कैजुअलिटीज हुई थी हमारी तरफ और चीन अपनी कैजुअलिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो एक ये स्थिति बन गई जिसमें लोग समझने लगे कि चीन ने आकर अंदर और हमारे जवानों को मारा है और हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये गलत फहमी थी लोगों की, और मेरे ख्याल में ज्यादातर अब जो है ये एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। जी बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल है कि जो भारत के लोग जो भारत में रह के ही भारत के खिलाफ, भारतीय सेना के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी हो बस उनको विरोध करना है, चाहे ऐप्स पर पाबंदी हो। कई लोगों ने ये तक कह दिया जो कि भारत की जो सरकार ने टिकटॉक को बैन किया है, कहीं ऐसा ना हो कि टिकटॉकर सुसाइड करना शुरू कर दे। सर, ये जो दुष्प्रचार लोग करना चाह रहे हैं, एक तरीके से कहे तो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना के खिलाफ उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, लेकिन भारत की सरकार के खिलाफ, भारतीय सेना के खिलाफ न जाने कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बता भी नहीं सकता। तो सर मैं चाहूंगा कि आप इन लोगों को एक जवाब दें। देखिए, भारत की जनसंख्या है 1.3 बिलियन, चीन से अभी भी कम है। चीन एक कम्युनिस्ट देश है जिसके अंदर एक सदर प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना हुआ है, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बने हुए हैं। कोई डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर। बिल्कुल। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कहती तो है कि वो इलेक्शन करती है, कहाँ कौन सा इलेक्शन मैंने कभी तो देखा नहीं कि चीन का क्या इलेक्शन होता है। भारत के अंदर देखिए आप, पंचायत से लेकर और राज्यसभा तक हर तरफ हर लेवल पर इलेक्शन होता है। जी। तो मैं समझता हूँ कि भारत का संस्कृति कल्चर कुछ अलग ही है। एक डेमोक्रेटिक कल्चर है, मैच्योर कल्चर है, जिसके अंदर लोगों को छूट है कहने की, बोलने की। ये सब मैं बहुत स्ट्रांगली ये फील करता हूँ कि ये छूट होनी चाहिए अगर लोग समझते हैं। मगर साथ में जब ऐसी स्थिति बनती है इसमें देश के नेशनल सिक्योरिटी का सवाल आ जाता है, देश के बॉर्डर्स का सवाल आ जाता है, सरहदों का सवाल आ जाता है, तो लोगों को ऑटोमेटिकली लोगों को पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और वो एक वक्त होता है जब ये सियासी कार्रवाइयां जो होती हैं, इनको बैकड्रॉप में डालो और सब लोग सामने आए और अपनी फौज को, सरकार को, सबको एक तरह का ऐसा सपोर्ट दें जिससे कि सबका मोराल ऊंचा हो, मोटिवेशन हो। और जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, बहुत सी कमियां हैं देश के अंदर, इकोनॉमिकली है। अब आप देख रहे हैं कोविड-19 की क्या सिचुएशन बनी हुई है। ये इन कमजोरियों को अपने जोश से, अपने मोटिवेशन से जो है उनको पूरा दूर करने की कोशिश करें। मगर अफसोस जो होता है कि हर डेमोक्रेटिक देश के अंदर कुछ लोग होंगे जरूर जिनकी कुछ व्यूज अलग होंगे, जिनकी तरीके अलग होंगे, और जो चाहते हैं कि उस स्थिति का फायदा उठाकर सियासी तौर पे पॉलिटिकली भी कुछ उनको एडवांटेज मिले। तो मैं उनमें से नहीं हूं जो समझता हूं कि इतनी कड़ी कार्रवाई की जाए सबके साथ, जो देश का तो नहीं, जो सरकार का साथ नहीं दे रहा है, फौज का साथ नहीं दे रहा है। मैं समझता हूँ वो भी सब भी भारतवासी है, और हमें अपने जो ज्यादातर जो लोग पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट लोग हैं, उनको अपने तरीके से, अपने एक्शन से मोटिवेट करना चाहिए दूसरों को, ना कि लफ्जों से, ना कि कड़े लफ्जों से, ना कि गाली गलौज से, ज्यादातर करना चाहिए परसुएशन से, अपने एग्जाम्पल सेट करके कि देखो ये तरीका होता है जिससे कि देश बनता है, देश उभरता है। और खास तौर पर जब दुश्मन की थ्रेट जो है मंडला रहे हैं आपके सर के ऊपर, आपकी सरहदों के ऊपर, तो मौका ये है जबकि पूरे देश को एक साथ होना चाहिए। बाद में बहुत मौके आएंगे दोबारा सियासी तौर पर लड़ने के लिए। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
सर हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमें वक्त दिया और हमारे साथ जुड़े। आशा करते हैं आपको अपने सवालों के हर एक जवाब मिल गए होंगे। सर ने आज हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। हम चाहेंगे कि आप जो ये कई लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं उन लोगों को करने दीजिए, बस इस चीज़ को बढ़ावा मत दीजिए, दुनिया को मत दिखाइए कि उसने ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि हम जिस चीज़ को शेयर करते हैं उन लोगों की तादाद और बढ़ जाती है और लोगों तक वो पहुंचने लग जाते हैं। तो अगर हम 10 लोगों को शेयर कर रहे हैं, हो सकता है 9 लोग उसके खिलाफ बोले, एक बंदा उसका समर्थन कर दे, फिर ये चीज़ देश के खिलाफ हो जाती है, ये चीज़ हमारे देश हित के खिलाफ हो जाती है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द इंडियन इन्फॉर्मर और घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।